Very good evening, everybody. This is the second class for the crash course Microeconomics Semester 1. प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, दैट इज ओनली द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, लेकिन वो किसी कारणवश, ठीक है, कि उस दिन राम अष्टमी वगैरह थी, जो भी था, तो उस वजह से हमने क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ दिया था. एनीवेज, so today we have to start and end with the remaining chapter of chapter 5 of ManQ. ठीक है, बेसिकली 3 एप्लीकेशंस आज डिस्कस की जाएगी. तीनों में से एक एप्लीकेशन 100% एग्जाम्स में आएगी. तीनों एप्लीकेशन अच्छी है, आप समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है बेटा, जब हम एक टॉपिक अगर यहाँ पे लिखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपने स्कूल लेवल पढ़े हैं. इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर क्या किया जा रहा है, हमारी एप्लीकेशंस बेस्ड है. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, दैट इज नेचर ऑफ गुड. नेचर ऑफ गुड, वेदर द गुड इज अ नेसेसिटी और इट इज अ लग्जरी. राइट, whether a good is a necessity good or is it a luxury good. बच्चे देखो, ये बात हम बहुत अच्छे जानते हैं. अगर कोई नेसेसिटी है, इट कैन, देखो नेसेसिटी और लग्जरी की ना कोई डेफिनेशन नहीं है. हर इंसान के लिए, हर कंज्यूमर के लिए अपनी अपनी कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू हिज और हर इनकम, कि क्या चीज हमारी नेसेसिटी में आती है और क्या चीज हमारी लग्जरी में आती है. इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को देख करके पढ़ाई की जाती है. पूरी इकोनॉमी को एज अ होल, ये सारे कंज्यूमर को एज अ होल स्टडी नहीं किया जाता, या इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी की जाती है. हो सकता है, मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर या एसी में रहना एक लग्जरी हो सकता है, लेकिन आप में से कोई बहुत ही रईस बंदा है जो बचपन से ही हमेशा एसी में रहा है, तो आपके लिए हो सकता है एसी लग्जरी ना हो. गेटिंग माय पॉइंट. किसी हम लोगों के लिए कार में ट्रेवल करना एक नेसेसिटी है. हाँ, वी कैन नॉट ट्रेवल बाय बस और वी कैन नॉट ट्रेवल बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनी अदर ट्रांसपोर्ट. बट गांव में कोई गरीब किसान रहता है, उसके लिए गाड़ी से ट्रेवल करना एक लग्जरी है. मेरे लिए फ्लाइट से ट्रेवल करना शायद एक लग्जरी हो सकता है, बट अनिल अंबानी के लिए, मुकेश अंबानी के लिए, बिल गेट्स के लिए, इनके लिए फ्लाइट से ट्रेवल करना एक नेसेसिटी है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यू कैन नॉट गिव द एग्जाम्पल कि ये एक नेसेसिटी है या ये एक लग्जरी है. ये हर इंडिविजुअल का अपना अपना बिहेवियर हो सकता है. तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल कि टीवी टीवी एक लग्जरी है या नेसेसिटी है, एसी नेसेसिटी है, लग्जरी, ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं नेसेसिटी और लग्जरी में. हम एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी. नेसेसिटी आर द कमोडिटीज जिसकी डिमांड को जनरली आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं. अगर उसका प्राइस इन्फ्लेट भी हो रहा है, तो भी आप उसकी डिमांड को थोड़ा बहुत, देखो आप ये नहीं कह सकते कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, कि डिमांड में बिल्कुल ही चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ पे कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नेसेसिटी और लग्जरी दोनों के प्राइस इन्फ्लेट करते हैं, दोनों के प्राइस में इंक्रीज आया है, तो लग्जरी की डिमांड और नेसेसिटी की डिमांड में ज्यादा चेंज किस में आएगा? रिलेटिवली ज्यादा चेंज आएगा लग्जरी की डिमांड. गेटिंग माय पॉइंट? तो इलास्टिसिटी इज अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट. आप ये नहीं कहेंगे कि नेसेसिटी की डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते. वी विल से कि चेंज इन डिमांड ऑफ लग्जरी गुड विल बी रिलेटिवली मोर एज कंपेयर टू द चेंज इन द डिमांड ऑफ अ नेसेसिटी. एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ जी, यहां तक बात सबको समझ में आती है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि नेसेसिटी की जो डिमांड है, इट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, एंड लग्जरी की जो डिमांड होती है, इट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक. ठीक है ना? लेस नेसेसिटी की डिमांड लेस इलास्टिक है और लग्जरी की डिमांड मोर इलास्टिक है. और थोड़ा सा अपने सिलेबस पे फोकस करते हुए इस लेस इलास्टिक को मैं अज्यूम कर लेता हूं इट इज लेस देन 1, एंड मोर इलास्टिक को मैं अज्यूम कर लेता हूं इट इज ग्रेटर देन 1. ऑल्दो इट इज अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट, हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें अपनी एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए लेस इलास्टिक को, इन इलास्टिक को लेस देन 1 कंसीडर करना पड़ेगा, एंड विच इज मोर इलास्टिक, और यू कैन से इलास्टिक डिमांड, उसको हम लोग ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे. ये जो पहला फैक्टर हमारा लगा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिक डिमांड, इसी फैक्टर के ऊपर पहली केस स्टडी मैं बना रहा हूं.
मैनक्यू साहब ने बनाई है, खैर मैं क्या बना रहा हूँ। उन्होंने अपनी किताब में एक सवाल लिखा है, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग, बैड न्यूज़ फॉर फार्मर्स। ठीक है? इस तरीके से एक केस स्टडी दी गई है। ये केस स्टडी बिल्कुल इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है जो अभी हमने फैक्टर पढ़ा है। कैसे डिपेंडेंट है? आइए जी, प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब हम फार्मिंग बिज़नेस की बात करते हैं, बेटा मेरी बात सुनना, फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वी आर बेसिकली जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ फूड। Food can be wheat, food can be rice, food can be any other cereal, food can be any commodity, right? तो आप खुद सोच के बताइए, जनरली जनरली फूड को आप क्या मानेंगे? नेसेसिटी की डेफिनेशन में डालेंगे या लग्जरी की डेफिनेशन में डालेंगे, बताइए? नेसेसिटी। 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 मानते हैं इस बात को? नेसेसिटी। बिल्कुल। तो फिर दोस्त मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एक आपको प्रॉमिस भी करता हूँ, दोनों चीजें एक साथ हैं। अगर आप मेरे साथ बिल्कुल जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, एकदम आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि सर हमारे सामने नहीं है, या ऑफ़लाइन क्लासेस का कभी फ़ील होगा कि हाँ यार, ऑफ़लाइन में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, कभी एक सेकंड भी ऐसा फ़ील होने नहीं दूँगा। प्रोवाइडेड यू शुड बी इन द मीटिंग विद योर ओपन वेबकैम एंड आप मेरे से लगातार बात करिए, और मैं कभी म्यूट करके नहीं पढ़ाता। क्यों करूँ मैं म्यूट? या तो कोई बच्चा बदतमीज़ी करेगा, तो उसकी लास्ट क्लास होएगी, ठीक है? तो इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया जिस गुड की बात हो रही है यानी कि फूड, वो एक नेसेसिटी है, राइट? एग्री करते हैं? अगर कोई फूड है या कोई नेसेसिटी गुड है, तो ये बात भी हमको समझ में आ गई कि उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज लेस देन 1। अभी हम पढ़कर आए हैं। एग्री करते हो? बोलिए। और अगर मैं इस चीज को रिलेट करूं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो वो क्या कहता है हमको? इफ द कमोडिटी इज हैविंग प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1, तो प्राइस में और एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। प्राइस में और एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। इस बात को भी लिख देता हूं, दैट इज प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर डायरेक्टली रिलेटेड है। यहां तक की बात सबको समझ में आती है कि कैसे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस केस स्टडी को पढ़ने के लिए। हमने बोला इस केस स्टडी में हम फार्मिंग सेक्टर, फार्मिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। फार्मिंग इंडस्ट्री में जनरली हम फूड की बात करेंगे। फूड इज अज्यूम्ड टू बी नेसेसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिक और डिमांड में नेसेसिटी होने के कारण उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, और लेस इलास्टिक को हमने यहाँ लेस देन 1 अज्यूम किया, और लेस देन 1 होने को हमने रिलेट किया एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिक डिमांड। वो कहता है if the price elastic demand for any commodity is less than 1, then price and total expenditure are directly related, right? अब एक बात सुनना बच्चों बहुत ही ध्यान से प्लीज। मैं एक डायग्राम बनाने की आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखिएगा, मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिखा प्राइस ऑफ फूड, यहाँ लिखा क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ फूड। बेटा देखो, जब भी आप मार्केट में एंटर करेंगे इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको डिमांड कर्व भी चाहिए और हमको सप्लाई कर्व भी चाहिए। एक बात को समझ लीजिए, सारी एप्लीकेशन में ये स्टेटमेंट मेरी यूनिफॉर्म रहने वाली है। सुन लीजिए इसलिए ध्यान से। जब भी आप किसी मार्केट में एंटर करेंगे इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको डिमांड कर्व भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, आपको सप्लाई कर्व भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। जिस पर्टिकुलर इवेंट को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर अजम्पशन के साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे, खाली उसको लेंगे और दूसरी वाली चीज को नॉर्मल अज्यूम करेंगे। कहते क्या मतलब? जैसे यहाँ पे हमने फार्मिंग सेक्टर पे गए, नेसेसिटी की बात करी, या सारी कहानी किसकी हो रही है? डिमांड की हो रही है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली लेस देन 1, राइट? तो उसकी वजह से जो मेरा डिमांड कर्व होगा बच्चे, दैट इज अ स्टीपर कर्व। डिमांड कर्व विल बी अ स्टीपर फंक्शन। स्टीपर क्यों है? बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे लेस देन 1 है, इसलिए डिमांड कर्व को मैंने स्टीपर बना दिया।
क्या इस पूरी कहानी के अंदर हमने कहीं सप्लाई का जिक्र किया कि सप्लाई कैसी है? कुछ चीज का जिक्र नहीं है ना। तो सप्लाई का जिक्र नहीं है तो सप्लाई इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? ना तो ज्यादा इलास्टिक अज्यूम किया जाएगा और ना ही ज्यादा इन इलास्टिक अज्यूम किया जाएगा। तो उसको मैं एक नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना रहा हूँ। उसको ना मैं बहुत ज्यादा स्टीप कर रहा हूँ और ना मैं उसको बहुत ज्यादा फ्लैट कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कभी किसी एप्लीकेशन को पढ़ते हुए मान लीजिए मैं सप्लाई की इलास्टिसिटी की डिस्कशन कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पे सप्लाई कर्व को स्टीपर फ्लैटर बनाएंगे, डिमांड कर्व को कैसे रखेंगे? नॉर्मल रखेंगे, ना स्टीपर ना फ्लैटर बनाएंगे। ये बात सबको समझ में आती है दोस्त? जिस पॉइंट पे डिस्कशन चल रही है बाकी सारे पॉइंट्स को नॉर्मल अज्यूम किया जाता है। कहते हैं ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मान लीजिए इस समय मार्केट का इक्विलिब्रियम E1 पर आया और आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो P1 है और मार्केट में Q1 क्वांटिटी ऑफ फूड का ट्रेड होता है। मार्केट में Q1 क्वांटिटी ऑफ फ्रूट का ट्रेड होता है। ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, दिस इज अ मार्केट, राइट? मान लेते हैं, अब एक बात सुनना ध्यान से, आप सब लोग फार्मर्स हैं, ठीक है? लेट अस सपोज यू ऑल आर दी फार्मर्स एंड देयर इज अ बिग इंडस्ट्री जहां पे आप अपनी फर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो इस समय आप सब लोग मिलकर कितनी फूड का ट्रेड कर रहे हो? Q1 यूनिट्स का ट्रेड कर रहे हो और आपको पर यूनिट कितना प्राइस मिल रहा है? OP1 प्राइस मिल रहा है, राइट? अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, देर आर टू पीपल इन्वॉल्व इन दिस इवेंट। एक तो बायर्स है और एक सेलर्स है, मानते हैं? एक तो बायर्स है और एक सेलर्स है। बायर के लिए मान लीजिए ये प्राइस आपका 10 रुपए है और आप 1,000 क्वांटिटी का ट्रेड कर रहे हो, तो पूरे बाजार में देखा जाए तो 1,000 इंटू में 10, 10,000 रुपए के फूड का ट्रेड किया जा रहा है। फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस 10,000 इज द एक्सपेंडिचर on the food, but from the farmer's point of view this is the revenue. Getting my point guys? जितना पैसा एक कंज्यूमर खर्च कर रहा है एज एन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, उतना ही पैसा तो आप रिसीव कर रहे हो एज अ रेवेन्यू। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो जितना पैसा कंज्यूमर खर्च करेगा तो उसके लिए वो एक्सपेंडिचर है और फार्मर्स के लिए वो क्या है? रेवेन्यू है। इतनी बात सबको समझ में आती है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हाँ जी? नो सर। नो चलो सर। अब एक सिस्टम दिखा रहा हूं मैं आपको, सिस्टम समझना। सिस्टम है क्या? मैंने कहा एक गुड न्यूज आई। कहते क्या गुड न्यूज है? मैं गुड न्यूज फॉर फार्मिंग सेक्टर। कहते क्या है वो गुड न्यूज? मैंने कहा देयर इज एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन, कुछ भी आप कह लीजिए, कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है, इंप्रूव हो गई है। देयर इज एडवांसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और यू कैन से, बताइए फार्मिंग सेक्टर के लिए अच्छी गुड न्यूज है ना? कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो बताइए इज इट अ गुड न्यूज और नॉट? मानते हैं इस बात को? यस सर। यस अच्छा, आपने यस वो सर। भी बचपन में पढ़ा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में टेक्नोलॉजी पढ़ा था ना, कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो बताओ सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बताइए। बढ़ेगी। 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 तो देयरफॉर सप्लाई इंक्रीजेस एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। और हमारा सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड क्या हो गया है जी? शिफ्ट हो गया है। हमने सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया है। द न्यू सप्लाई कर्व, एग्री? जैसे सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा बेटा, बताइए वो कम होगा या बढ़ेगा? सर कम हो। कम होगा। मानते डिक्रीज। हैं? कम। ठीक है, तो नाउ दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम E2, दिस इज P2 एंड दिस इज Q2। तो आज बाजार में Q2 क्वांटिटीज का ट्रेड किया जाता है और P2 प्राइस पे होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा, प्राइस अगर कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर, प्राइस अगर कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी कम होएगा। मानते हैं इस बात को? एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1,
price and total expenditure are directly related. Price and total expenditure are directly related. तो प्राइस गिर गया है, so total expenditure falls. ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आता है? Yes, और sir. जो Yes, sir. एक्सपेंडिचर है, Sir. जो एक्सपेंडिचर है, वही फार्मर्स का क्या है? रेवेन्यू. Revenue. और वी कैन से रेवेन्यू ऑफ फार्मर्स फॉल्स. तो ये फार्मर्स के लिए क्या हो गई है? बैड न्यूज. दिस बिकम द बैड न्यूज फॉर फार्मर्स. समझ में आई दोस्त कहानी? तो जो एक फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज थी, तो अल्टीमेटली जो उसका इंपैक्ट घूमकर फार्मर्स पे आया, उनके रेवेन्यूज ने फॉल थी. तो द गुड न्यूज फॉर द फार्मिंग सेक्टर बिकम्स अ बैड न्यूज फॉर द फार्मर्स. और इसको डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं वो भी देखिए प्लीज. ये जो पुराना आपको इवन इक्विलिब्रियम दिख रहा है, यहाँ पे ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. तो ये जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द ओल्ड रेवेन्यू ऑफ द फार्मर्स और ओल्ड एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर्स. एक ही बात है ना? बोलिए. और जो Yes, नया sir. रेक्टेंगल बन रहा है, वो बन रहा है. तो बताइए, एरिया के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो पुराने वाला एरिया बड़ा था या नया वाला एरिया बड़ा है? पुराने वाला पुराने वाला. ज्यादा था. तो मतलब पहले फार्मर्स को रेवेन्यू ज्यादा मिला करते थे. और अब ये सब होने के बाद, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के बाद, सप्लाई बढ़ने के बाद, इक्विलिब्रियम प्राइस कम होने के बाद, लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया है. इसलिए फार्मर्स के रेवेन्यू भी क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं. तो फार्मिंग सेक्टर के लिए जो अपने आप में गुड न्यूज थी, वो अल्टीमेटली फार्मर्स के लिए क्या बन चुकी है? बैड न्यूज बन चुकी है. तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट केस स्टडी ऑफ योर सिलेबस. तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं. The area of rectangle O P1, E1, Q1 and the area of rectangle O P2, E2, Q2. इन दोनों में पुराने वाला जो था वो बड़ा है. राइट? हाँ जी. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस स्टडी. ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? Yes, डाउट sir. यहाँ तक क्लियर है? केस No, स्टडी. sir. मृदुल साहब, आपने कहा था जी कॉलेज में समझ नहीं आया. बताइए जी, इस केस स्टडी में आपको क्या समझ नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. क्लियर है सर. समझ में आ गया दोस्त? मेरे शक्ल Yes. देख के हाँ में हाँ मत मिलाइए. नहीं समझ में आया तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू अगेन. नहीं सर, सच्ची में समझ में आ गया. क्या बात, आई लव. हाँ जी. एनीबडी एल्स जिसको डाउट हो किसी चीज के लेकर के? अदरवाइज मैं सेकंड केस स्टडी पे स्टार्ट करूंगा जी. चले आगे. चलो Yes, कैमरा sir. ओपन करो इस Yes. बात पे. कैमरा ओपन कर लीजिए यार. चलो सेकंड केस स्टडी की तरफ चलते हैं. सेकंड केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले एक फिर हमको फैक्टर पढ़ना पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर असर डालने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सेकंड फैक्टर जो है बेटा, वो है टाइम पीरियड. सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है जी? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें कि एक शॉर्ट रन टाइम पीरियड है और एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड है. बेटा शॉर्ट रन के अंदर जितना समय हमारे पास कम रहता है, अगर कोई कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है. बिफोर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पॉइंट, मैं आपको फिर बता दूं, आप कभी भी दो फैक्टर्स को क्लब नहीं करेंगे. दो फैक्टर्स को क्लब नहीं करेंगे. मान लीजिए मैं अगर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे कोई कमोडिटी का नाम लिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम ले दिया, मैंने इसमें किसी फ्यूल का नाम ले दिया, तो आप ये मत कहना सर ये तो नेसेसिटी है. नहीं. I am considering the situation according to the time period
So in that scenario, I will not use the nature of the commodity as the factor affecting price elasticity of demand. समझ में आती है कहानी? अगर मैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिस्कस कर रहा हूं तो मैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिस्कस कर रहा हूं, उसमें वो कमोडिटी का नेचर में डिस्कस नहीं करूंगा। जिस तरीके से फूड को पढ़ते समय हमने कमोडिटी का नेचर डिस्कस किया, ये नहीं बताया कि टाइम पीरियड क्या था। हमने टाइम पीरियड को इग्नोर किया ना, तो एक टाइम पर एक फैक्टर को डिस्कस किया जाएगा, बाकी सबको कांस्टेंट रखा जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स में कहते हैं सेट्रिस पैरेंथेसिस। हर चीज पर एक टाइम पर एक ही फैक्टर की स्टडी की जाएगी। तो शॉर्ट रन के दौरान आपके पास सोचने समझने का समय नहीं होता, आपके पास कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव नहीं होते, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको मजबूरी में वो कमोडिटी खरीदनी ही पड़ती है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम लोग उसका धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और वहां पे डिमांड में वेरिएशन रिलेटिवली ज्यादा आती है। समझते हैं इस बात को? शॉर्ट रन में समय अगर हमारे पास कम है, कोई चीज महंगी भी हो जाएगी, तो हम एकदम से क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो शॉर्ट रन में जो डिमांड होती है दैट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, और लॉन्ग रन में जो डिमांड होती है दैट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक को अगेन में लेस देन 1 मान रहा हूं, और मोर इलास्टिक को अगेन में मोर देन 1। ये बात सबको समझ में आती है? तो सेकंड जो टाइम फैक्टर है दैट इज अ टाइम पीरियड। जितना टाइम पीरियड मेरे पास कम होगा उतनी लेस इलास्टिक डिमांड होगी। टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी डिमांड इलास्टिक की तरफ कन्वर्जन होगी। इसके ऊपर सेकंड हमारी केस स्टडी बेस्ड है, एंड द नेम ऑफ द केस स्टडी इज व्हाई ओपेक fails to increase price in long run। कि ओपेक क्यों फेल हुआ लॉन्ग रन के अंदर प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग विद द केस स्टडी यू शुड हैव द बेसिक आइडिया। सबसे पहले तो ये ओपेक है क्या, ये पता होना चाहिए। अगर वही नहीं पता होगा तो फिर आप केस स्टडी क्या करोगे? तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं ओपेक है क्या, क्या नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नहीं पता, तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को कर देता हूं कि ओपेक है क्या। तो इट्स अ रफ वर्क। रफ वर्क का मतलब क्या है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए है। ओपेक की जो फुल फॉर्म है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ओपेक क्यों बनाना पड़ा? इट्स अ इकोनॉमिक्स में देखा जाता है इट्स अ कार्टेल एग्रीमेंट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉल्यूसिव ऑलिगोपोली, ठीक है। खैर अभी भारी भरकम शब्द नहीं बोल रहा, अभी मैं इजी भाषा का उपयोग करूंगा। ये टेक्निकल टर्म अभी नहीं, आप छोटे छोटे बच्चे जस्ट 12वीं पास करके आए हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। वो एग्जाम्पल ध्यान सुनना, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्पल समझोगे तो ये ओपेक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, ठीक है, गुजरावाला टाउन दिल्ली के अंदर, तो वहां पे मैं ऐसी घर के बाहर खड़ा हुआ था, अपने घर के बाहर लॉन में। तो एक दिन एक फॉरेनर मेरे पास आता है, कहता है कि सर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एक बकेट पानी दे देंगे मेरे को। बकेट लेके घूम रहा था ऐसे। तो मैंने कहा हाँ जी भाई बिल्कुल दे देंगे। मैंने ऐसे घर के बाहर एक टैप लगा हुआ था, मैंने मोटर जो होती है हमारे घरों में उसका स्विच ऑन किया, पानी आ गया, मैंने कहा भर ले भाई। उसने 1 मिनट बाल्टी भर ली, अपनी बकेट भर ली, और जाता जाता मेरे को कहा सर दिस इज $100, थैंक यू। मैं कहा वाह बेटा, $100 तूने मेरे को दे दिए। कहते सर आपको कोई इजाजत ना हो तो मैं कल फिर आ जाऊं। मैं कहा यस मोस्ट वेलकम। वो अगले दिन सुबह फिर आ गया। वो अपने साथ अपने 4 दोस्तों को ले आया, सबके हाथों में बाल्टी एक एक। मैं कहा भाई क्या चाहते हो? कहते सर अगर आपकी इजाजत हो तो पानी मिल जाएगा। मैं कहा बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने फिर मोटर का बटन दबाया, उन्होंने एक एक बाल्टी पानी भरी। 4 दोस्त थे, एक वो था, पांचों ने मेरे को $100 दे दिए, $500। कहते सर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हम तो रोज आ जाया करें। मैं कहा, भाई दिन में 3 बार आ जाया कर, मेरे बाप का क्या जा रहा है, तो मेरे को $500 दे के जा रहे हैं। अगला दिन फिर हुआ, वो और 50 अंग्रेज आ गए। मैंने कहा यार
मेरे क्लाइंट्स है ना, इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने प्लम्बर को बुलाया, मैंने कहा यार एक टैप लगाओ, मैं बड़ी दिक्कत होती है मेरे क्लाइंट्स को। गुरुद्वारे के बाद जैसे बहुत सारे टैप्स लगे होते हैं, मैं कहा भाई मेरे घर का बहुत बड़ा घर है कि भाई 10 टैप्स लगा दो, मेरे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेंच बेंच बिठवा दिए वहां पे कि वो वेटिंग एरिया में उनको प्रॉब्लम ना है। तो रोज 200-300 अंग्रेज आते हैं और $100 देते हैं और पानी भरते हैं और चले जाते हैं। मैं कहा यार पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, धंधा बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब बताओ, उनको मैंने जो $100 में बकेट बेची बेची है पानी की, एक्चुअली मेरी कॉस्ट क्या है? जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पे वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, मानते हैं इस बात को? तो इट्स ऑलमोस्ट फ्री, यू कैन से। बिजली का बिल ही तो आएगा, समरसीबल लगा हुआ है जो पानी के नीचे से जमीन के नीचे से पानी आ रहा है। एज सच मेरी कोई कॉस्टिंग नहीं है ना, माई मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। एग्री? माई मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी पैसा आ रहा है इट इज, जो मेरा रेवेन्यू है ना वो मेरा प्रॉफिट ही है एक तरीके से, बिकॉज मेरी कॉस्टिंग नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. मैंने अपना सारा काम Yes, धंधा छोड़ sir. दिया। मैंने अपना सारा काम धंधा, ट्यूशन सेंटर सारे बंद कर दिए, बिजनेसेस बंद कर दिए। मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। कहता क्यों? मैं कहा अंग्रेज मेरे को रोज 500-500 डॉलर दे के जाते हैं। महीने के कितने हो गए? 500 इंटू 30 करियो भाई। और भाई 500 इंटू 30 करोगे, मैं $15,000 रोज मेरे पास हर महीने आते हैं। $15,000 मोटा मोटा 12 लाख रुपए हो गए। मैं, मेरे को क्या जरूरत है काम धंधा करने की? 12 लाख रुपए घर बैठे आ रहे, मौज लो। एक दिन अंग्रेज आए नहीं। मैं बोला सर्दियां आ रही है, साल अंग्रेज नहीं आ रहे होंगे आज। 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। मैं देखता हूँ अंग्रेज का, मैं अपने बालकनी में आया, वहां देखा साथ में जो मेरे पड़ोसी है शर्मा जी, उनके घर पे अंग्रेज पानी भर रहे थे। मैं गया अंग्रेज के पास, मैंने कहा हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? क्या हो गया, मतलब इंग्लिश पूछा मैंने। कहता है यू चीट अस। मैंने मैंने आपको चीट किया? कहता हाँ जी। कहता शर्मा जी इज अ वेरी नाइस पर्सन, दे आर ऑफरिंग मी अ बकेट ऑफ वाटर इन जस्ट $80 एंड यू चार्ज $100 फ्रॉम अस। मैं समझ गया, मैं शर्मा जी का गेम रचा रचाया है ये। मैं, आई अंडरस्टैंड ब्रो, so it was my mistake, so I would like to rectify my mistake. Now I can offer you a bucket of water only at $50। अंग्रेज यहाँ आ गए। शर्मा जी ने $40 ऑफर कर दिए, मैंने $30 ऑफर कर दिए। नाउ द प्राइस वॉर स्टार्ट। नाउ द प्राइस वॉर स्टार्ट। कम करते करते $1, 50 सेंट्स, 30 सेंट्स, 20 सेंट्स। समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज हमारे को देखे देखे तीसरा मकान है एक, वो कहते हैं हमसे ले लो जी। चौथा मकान है, वो कह रहे हैं हमसे ले लो जी। सबके घर में लगी है मोटर। तो प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? कि हम उसको वो चीज बेच रहे हैं जो हमारे लिए एक्चुअली में कॉस्टलेस है, हमारी कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। इसलिए वी नेबर्स स्टार्ट प्राइस वॉर। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कम टू दी टॉपिक। अब हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 90% ऑफ द पेट्रोलियम है, 90% ऑफ द पेट्रोलियम है, दे आर कमिंग फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। एम आई राइट? मान लीजिए गल्फ कंट्री है, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, ऐसे अलग 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 ऐसे ऐसे कंट्रीज है। ये एक पर्टिकुलर एरिया है ना, नियर बाय एरिया, तो दे आर द गल्फ कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड को पेट्रोलियम चाहिए, देने वाले कौन लोग हैं? ये मान लो फॉर एग्जाम्पल 12 पीपल, 12 कंट्रीज हैं। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, कुछ भी कह लीजिए, अभी अमेंडमेंट हुई नहीं है कि इंडिया मत बोलो। ठीक है, अब मोदी सरकार ने हर जगह भारत लिखना स्टार्ट कर दिया है। क्यों लिखना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि ऑपोजिशन ने जो ग्रुप बनाया उसका नाम उन्होंने इंडिया रख दिया, तो ये इंडिया का प्रमोट नहीं कर सकते, बताओ भाई। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता। तो इंडिया गया इस कंट्री 1 के पास, कहता भैया पेट्रोलियम चाहिए या क्रूड ऑयल, जिस जो भी आप नाम देना चाहे। उन्होंने कहा जी हमसे ले लो $100 ये पर गैलन, जो भी प्राइस है। ये कंट्री कहती है 90 में मेरे से ले लो, वो कंट्री कहती है 80 में मेरे से ले लो, ये कहते हैं 50 में मेरे से ले लो, ये कहते हैं जी 10 में मेरे से ले लो। क्या हो गया? प्राइस वॉर। इनके बाप की कौन सी कॉस्ट लगी है सालों की?
बटन दबाएंगे मोटर का, साला पेट्रोलियम में तो निकलेगा। जैसे पानी हमारे लिए कॉस्टलेस था, ऐसे इनके लिए पेट्रोलियम कॉस्टलेस है। समझे आप मेरी बात? तो क्या हो गया इन सारी कंट्रीज के बीच में? प्राइस वॉर हो गया। फिर इन्होंने समझदारी दिखाई। इन्होंने समझदारी क्या दिखाई? कहते ऐसे तो हम 12 कंट्रीज है, वर्ल्ड में अगर 150 कंट्रीज है जो हमसे पेट्रोलियम खरीदती है, तो ये तो 138 कंट्रीज का बेनिफिट हो रहा है। हम आपस में लड़ाई करके, आपस में प्राइस वॉर करके उनको पेट्रोलियम क्या दे रहे हैं? सस्ते में दे रहे हैं। इनमें बुद्धि आ गई। इन्होंने कोई जड़ी बूटी खा ली होगी। इन्होंने क्या किया, उठा के एक कार्टेल बना दिया। कार्टेल का नाम रख दिया ओपेक। अब ये इंडिया गया इनके पास, भाई पेट्रोल कितने का है? कहते हैं जी $100। इससे पूछा, कहता $100। इससे पूछा $100। थोड़े दिनों बाद कहता है जी $150। इंडिया इसके पास गया, कहता $150। इसके पास गया, कहता $150। इन्होंने कहा हम अलग अलग नहीं है भैया, हम एक ही है। वी आर अ ग्रुप ऑफ 12 कंट्रीज। वी आर नॉट डिफरेंट कंट्रीज, वी आर वन। एंड व्हाट वी आर? वी आर अ मेंबर ऑफ ओपेक। वी आर अ मेंबर ऑफ ओपेक। तो हर कंट्री को मेंबर बना दिया गया ओपेक कार्टेल का। अब ये किस प्राइस से बेचेगा, वो ओपेक ग्रुप जो है वो तय करेगा, कंट्री से कंट्रोल नहीं है। मेरी बात समझे? तो हुआ क्या, इन्होंने प्राइस पूरे वर्ल्ड में, जो पेट्रोलियम है पूरे वर्ल्ड में, उसका प्राइस क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एंड दे वर सक्सेसफुल। दे वर सक्सेसफुल। यहां तक सबको समझ में आता है? यस और नो? यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन लॉन्ग रन जब आया, जब समय बढ़ता गया, इनको प्राइस वापस डिक्रीज करना पड़ा। जब लॉन्ग रन आया, जब समय बढ़ता गया, इन्होंने शॉर्ट रन तो प्राइस एकदम से बढ़ा दिया, लेकिन लॉन्ग रन में ये प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पाए। इनको वापस से प्राइस को क्या करना पड़ा? डिक्रीज करना पड़ा। नाउ माय एप्लीकेशन स्टार्ट्स। Why OPEC fails to increase price in the long run? ऐसी क्या वजह थी कि इस ओपेक ग्रुप को लॉन्ग रन के अंदर प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाए? क्यों उनको प्राइस को डिक्रीज करना पड़ा? उसका इकोनॉमिक रीजन हमको यहाँ पे निकाल के देना है। Am I clear on this? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे ये कहानी आएगी टाइम पीरियड को लेकर के। कैमरा जिनके बंद हो गए, ये बड़ी खराब बात है दोस्त यार। प्लीज, बार बार एक चीज कहता हूं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फोर्सिंग यू गाइस, प्लीज ओपन वेबकैम्स। मैं मान नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आ, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि अगर मैं समझा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पीएमजी समझा रहा है समझ नहीं आ रहा। कहते सर कॉन्फिडेंट हो भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, परमात्मा से डर के कहता हूँ। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो इकोनॉमिक्स है, समझ में आएगी। ना समझ आने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इट्स अ श्योर इवेंट। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे 2 केसेस दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यहां मैंने लिखा जी प्राइस ऑफ ऑयल। ऑयल इज बेसिकली क्रूड ऑयल। आप पेट्रोल लिख लो, फ्यूल लिख लो, क्रूड ऑयल, कुछ भी आ लो। मैंने ऑयल लिख दिया जी। या क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ ऑयल। यहां पर भी प्राइस ऑफ ऑयल, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ ऑयल। राइट। मैंने कहा भैया यहाँ पे मेरे को डिस्कस करना है शॉर्ट रन, और यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है लॉन्ग। I would like to discuss the equilibrium positions in 2 time period. One is in the long run and one is in the short run. हमने अभी अपनी केस स्टडी से पहले इसको देखा था यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं, हम कहते हैं शॉर्ट रन में जो डिमांड होती है वो क्या होती है बेटा? लेस इलास्टिक होती है। और लॉन्ग रन में डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक। बोलो, More मोर elastic. इलास्टिक। तो मैंने यहाँ पे ये भैया, मैंने कहा देखो जी ये शॉर्ट रन है, तो यहाँ पे मैं डिमांड को आपको थोड़ा सा स्टीपर बना देता हूँ,
और ये लॉन्ग रन है, तो यहाँ पे मैं डिमांड कर्व को रिलेटिवली थोड़ा सा फ्लैटर बना देता हूँ। ये डिफरेंस मैंने यहाँ क्रिएट किया है। सप्लाई के बारे में मेरे पास कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, तो आई कैन कंसीडर सप्लाई कर्व एज अ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल समझते हैं ना स्टीपर ना फ्लैटर, दोनों के में मैंने सेम सेम बना दिया। मैंने कहा लो भाई साहब, ये सप्लाई कर्व है हमारा नॉर्मल। ये आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे E1 पे। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये दोस्त आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, राइट। अब दोस्त सुनना बहुत ध्यान से, प्लीज 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 स्टॉप राइटिंग प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। सब कुछ सेम है, बस मैंने एक जगह डिमांड कर्व को यहाँ पे स्टीपर रखा है, यहाँ फ्लैटर रखा है, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट रन की बात हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग रन की बात हो रही है। ओपेक ने क्या किया, टू इंक्रीज द प्राइस, to increase the price, to increase the price of oil, ओपेक यानी कि उस ग्रुप ने क्या किया, सप्लाई रिड्यूस कर दी, मार्केट में पेट्रोलियम देना ही बंद कर दिया, कहते हैं कम है क्वांटिटी हमारे पास। ओपेक डिक्रीजेस द सप्लाई, ठीक है। उसकी वजह से बताओ क्या होगा, सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। बस स्कैरसिटी जिस चीज की होगी उसका प्राइस बढ़ेगा ना। भाई आपने आपने Yes, सारे sir. 12 कंट्रीज ने बोला हमारे पास नहीं है पेट्रोलियम, तो क्या होगा, वर्ल्ड में पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? तो अचानक से बताओ सप्लाई कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, leftward Left shift. word. Left. ये लो जी, हमने सप्लाई कर्व को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दिया। ये एस डैश हो गया, ये एस डैश हो गया, राइट। कोई दिक्कत किसी को? जैसे सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ मेरे बच्चे, इधर देख ध्यान से, ये E2 है, प्राइस बढ़ गया, ये E2 है, प्राइस बढ़ गया, राइट, प्राइस तो बढ़ गया। लेकिन ये शॉर्ट रन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 एंड लॉन्ग रन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। शॉर्ट रन में, हाँ जी, शॉर्ट रन में प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर डायरेक्टली रिलेटेड। यहाँ पे प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर इनवर्सली रिलेटेड। Inversely related. तो शॉर्ट रन के अंदर जब उन्होंने प्राइस को बढ़ाया, शॉर्ट रन के अंदर जब प्राइस को बढ़ाया, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द रेवेन्यू ऑफ ओपेक क्या हो गए, बढ़ गए, प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जब प्राइस को बढ़ाया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, फॉल कर गया, यानी कि रेवेन्यू ऑफ ओपेक क्या कर गया बेटा, फॉल कर गया। रेवेन्यू ऑफ ओपेक क्यों फॉल हुआ, वो रीजन एक ये समझ में आ रहा है। थियोरेटिकली हम ये समझेंगे, अगर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो पूरा वर्ल्ड अपने डिमांड को डाइवर्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा फ्रॉम पेट्रोलियम टू एनी अदर एनर्जी। वी विल स्टार्ट यूजिंग सोलर पैनल्स, वी विल स्टार्ट यूजिंग सोलर कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन कब, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में आप कुछ नहीं कर पाए, आपको पेट्रोल महंगा मिल रहा था, आपको खरीदना पड़ा, इसलिए शॉर्ट रन में ओपेक वाज सक्सेसफुल टू इंक्रीज द प्राइस इन द वर्ल्ड। लेकिन लॉन्ग रन में जब सारी कंट्रीज को ये बात समझ में आ गई कि वी आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दीज 12 कंट्रीज, वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज 12 कंट्रीज, क्या हुआ, हम लोगों ने अपनी डिमांड को डाइवर्ट कर दिया, हमने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा, हमने उसका सब्सटीट्यूट ढूंढा कि हमें पेट्रोल इतना महंगा ना लेना पड़े। हमने जब पेट्रोल की डिमांड कहीं डाइवर्ट कर दी तो पेट्रोलियम की डिमांड ही कम हो गई, हमने उस पर एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ओपेक के रेवेन्यू क्या हो गए, गिर गए। इसलिए ओपेक लॉन्ग रन में प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाया। गेटिंग माय पॉइंट? से yes or Yes, no? sir.
तो Yes, sir. क्योंकि अगर Yes, आपको sir. रेवेन्यू बढ़ाने हैं, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको लॉन्ग रन में रेवेन्यू बढ़ाने हैं, सुनना ध्यान से, अगर आपको लॉन्ग रन में रेवेन्यू बढ़ाने हैं, रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब क्या है? आपको एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, ये मतलब है ना? रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब क्या? आपको एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। Yes, और sir. एक्सपेंडिचर और प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड। तो लॉन्ग रन में अगर रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग रन में ओपेक प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाया, उसे प्राइस को डिक्रीज करना पड़ा, वापस सप्लाई देनी पड़ी, ताकि लोग हमारे पेट्रोलियम को खरीदते रहे। अदरवाइज कंट्रीज ने क्या कर दिया था ना, ऑल्टरनेट सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ Yes, जी। sir. तो दिस इज ऑल अबाउट योर केस स्टडी नंबर 2। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट का कोई स्कोप मैं छोड़ता नहीं हूं, वैसे फिर भी कोई डाउट है किसी को, प्लीज यू कैन आस्क। मैं इकोनॉमिस्ट हूं दोस्त, तो मेरे साथ अजम्पशन हमेशा चलती है, जो मैंने पढ़ा दिया वो सबको समझ आ गया, और जनरली ऐसा होता भी है। ठीक है, डोंट गो ऑन माय फेस, शक्ल से तो क्या ही मैं बताऊं, ठीक है, लेकिन जनरली मैं पढ़ाता हूं तो वो सबको समझ आता है। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, आशंका, मुसीबत, कठिनाई, दुर्लभता, कुछ भी हो, प्लीज यू कैन आस्क हियर। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट केस स्टडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. थर्ड केस स्टडी की तरफ हम चलते हैं। थर्ड केस स्टडी जो हमारी डिपेंडेंट है, वो हमारे तीसरे फैक्टर को ऊपर डिपेंडेंट है, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। कि हम किसी चीज के कितने ज्यादा हैबिचुअल हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज के हैबिचुअल होते हैं तो डिमांड क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। समझते हैं इस बात को? फिर आप में से कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल किसका कैमरा, तेजस्वी जी की बात कर, क्या नाम है, तेजस्वी, श है बेसिकली, तेजस्वी। तेजस्वी जी है, तो मान लीजिए शी इज अ मोमोज लवर। ठीक है, कहते हैं जी मुझे मोमोज बहुत पसंद है, मान लेते हैं ना एक बार। तो जब मोमोज की प्लेट 50 रुपए की थी तब भी 3 प्लेट खाती थी, मोमोज की प्लेट 60 रुपए की हुई तब भी ये 3 प्लेट खाती है, मोमोज की प्लेट 500 रुपए की होगी तो उसने कहा भैया एक मोमोज कम कर दो। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड तो नहीं है, बट इट्स वेरी इनइलास्टिक, लेकिन मैं खाऊंगी लगभग 3 प्लेट ही। मैं कहा मैडम ऐसा क्यों है? कहती सर मेरे को रोटी दो ना दो, ठीक है, मैं पुराने कपड़े पहन लूंगी, ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी, सेल्फ स्टडी कर लूंगी, बट आई एम एडिक्टेड टू मोमोज। एडिक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, एडिक्शन कैन बी ऑफ अल्कोहल, एडिक्शन कैन बी ऑफ मोमोज, एडिक्शन, बहुत सारे आप में से लोग हैं जो मैगी के शिकार है, बहुत सारे हैं आप में से जो मैगी के शिकार है, कि कुछ नहीं है तो मैगी बना दी। स्पेसिफिकली दोज पीपल, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट लिविंग इन देयर होम, जो पीजी या हॉस्टल में रहते हैं, और ये, और स्पेसिफिकली वो वाले बच्चे जो फ्लैट में रहते हैं या उस पीजी में रहते हैं जहाँ पे खाना खुद बनाना होता है, तो वो 90% टाइम, मेरे ख्याल से मोर ऑफ द टाइम, वो लोग मैगी पे ही चिंता है। ऐसा नहीं कि घर वाले पैसे नहीं भेजते, पैसे तो भेजते, आफत आती है बनाने में, क्या जल्दी जल्दी बन जाएगी, चलो ठीक है, इसी कच्चा मैदा करके खा लेते हैं। एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के। कुछ लोग जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इट कैन बी अलग अलग वैरायटी है, कोकेन है, ब्राउन शुगर, नाम सुने मैंने तो देखा नहीं कभी ऐसा। ठीक है, तो कोई लोग इनके भी एडिक्ट हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जितनी ज्यादा एडिक्शन होती है, मोर एडिक्शन, मोर एडिक्शन लेस इलास्टिसिटी। जितनी ज्यादा आप किसी चीज के एडिक्ट हो, वो महंगा भी हो जाएगा तो भी हमें चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ में आती है? हाँ जी, क्लियर है ये Yes, Yes, sir. पॉइंट? sir. Yes, sir. अब इसके ऊपर बेस्ड है मेरी तीसरी एप्लीकेशन, दैट इज ड्रग्स इंटरडिक्शन वर्सेस ड्रग्स एजुकेशन। ड्रग्स इंटरडिक्शन वर्सेस ड्रग्स एजुकेशन। देखो जी क्या कहानी है इसकी प्लीज। और ये ड्रग्स कोई मेडिसिन वाले ड्रग्स नहीं है, ये सच में असली वाले कोकीन, ब्राउन शुगर, जो एक्चुअल ड्रग्स होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो जैसे हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया ड्रग्स, तो साफ साफ हमें ये बात समझ में आ गई है कि हम ऐसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं जो इसका कंज्यूमर है। वी ऑल आर नॉट द कंज्यूमर ऑफ दिस। अगर कोई इसका कंज्यूमर है तो दैट पर्सन इज एडिक्टेड, दैट पर्सन इज एडिक्टेड। तो जो इसकी डिमांड होगी, जो इसकी क्या होगी बेटा, डिमांड होगी, वो क्या होगा बताइए? लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक? More elastic. लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक? Less Less elastic. Elastic. भविष्य जी क्या हो गया, नशे हो गए? ड्रग्स जो हमें चाहिए ही चाहिए, साला महंगा मिले सस्ता मिले, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। दैट इज इलास्टिसिटी इज वेरी लेस। प्राइस इन्फ्लेट भी करेगा तो भी अपन को चाहिए, तो इलास्टिसिटी कम है ज्यादा है? कम है। तो डिमांड का विल बी रिलेटिव स्टीपर और फ्लैटर? Steeper. बहुत बढ़िया। Steeper. तो मैंने इस वाले डायग्राम में भी और इस वाले डायग्राम में दोनों में डिमांड कर्व को स्टीपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सप्लाई के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो व्हाट आई विल अज्यूम, नॉर्मल। वो हम Normal. नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारे पास हो गया जी डिमांड कर्व, ये हो गया हमारे पास सप्लाई कर्व। अब प्लीज लुक एट द स्क्रीन, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन। बड़ी अच्छी कहानी सामने आने वाली है। वो कहते हैं ना रामलीला चल रही है आजकल, बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों के सामने आने वाला है, बोलो रामचंद्र भगवान, ऐसे 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 करके बोलते हैं रामलीला ग्राउंड्स के अंदर, ऐसे बहुत ही सुंदर जाके आप लोगों के सामने आइए ड्रग्स फ्रग्स खेलते हैं, ठीक है। तो इट्स P1 प्राइस Q1 क्वांटिटी, इट्स P1 प्राइस Q1 क्वांटिटी। तो इस समय हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटीज का ट्रेड किया जा रहा था। नाउ आई विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट चाहिए, उसके बाद क्लास खत्म है। 5 मिनट आप मेरी बात सुनिए, एप्लीकेशन खत्म, चैप्टर 5 खत्म, जय राम जी। अब यहाँ पे दो टर्म्स मेरे पास लगी हुई है, एक का नाम लिखा है ड्रग्स इंट्रोडक्शन और एक का नाम लिखा है ड्रग्स एजुकेशन। इसका मीनिंग समझते हैं क्या है? जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ड्रग्स ना हो, ऐसा हम सोच लगता है कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ड्रग्स ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है? गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्रोल ऑन सप्लाई किया, कंट्रोल ऑन सप्लाई, दैट इज सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश करी। मैंने कहा कैसे? कहते देखो इंडिया में तो ड्रग्स की खेती अलाउड नहीं है, ऐसा कहते हैं कि ड्रग्स की खेती अलाउड नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से बहुत जगह ड्रग्स की खेती की जाती है। सुना होगा आपने ये जो कौन सी जगह है भाई वो, सर मनाली मणिपुर। मनाली के पास जगह है, हाँ जी, कसोल। कसोल से ऊपर कसोल। जाके एक गांव है, मलाना गांव, मलाना सुना हो शायद आप। तो वहां पर सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ वैसे, गया भी होगा तो ऑफिशियली नहीं बोलता, ठीक है। तो मलाना कोई जगह है ऐसा सुना है मैंने, मैप में देखी थी एक बार गूगल में डाल के। तो वहां पे सारे फॉरेनर्स वगैरह रहते हैं। आपने वो एक मूवी में, एक बॉलीवुड मूवी में सॉन्ग था, बाबा की बूटी करके एक था, कि एक गेट टुगेदर चल रही है, डीजे पार्टी चल रही है, वहां पे धुआं उड़ रहा है ना, तो दैट इज बेसिकली शूटिंग ऑफ मलाना। तो वहाँ इस तरीके के ड्रग्स वगैरह मिलते हैं। तो माई क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो इलीगल तरीके से फीम की खेती कर रहे हैं, या जो मारिजुआना एक पौधा होता है जहां से सारे ड्रग्स निकल के आते हैं, तो उसकी खेती जो करते हैं उसको बैन किया जाता है। कोई इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री से ड्रग्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगा रहे हैं। हमारे कस्टम ऑफिसर्स ज्यादा के ज्यादा क्या कर रहे हैं बेटा, वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से उनको पकड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो इस बेसिकली दिस इज द कंट्रोल ओवर द सप्लाई। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में सप्लाई ही कम हो जाए ड्रग्स की। अगर आप सप्लाई को कम कर देते हैं तो सप्लाई कर क्या कर जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, सही है सो नो? यस सर। बताइए। Yes. तो Yes, जैसे sir. सप्लाई कर शिफ्ट कर जाएगा तो प्राइस क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये है ड्रग्स, तो ड्रग्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो लेस देन 1 है ही। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। तो भैया प्राइस अगर बढ़ेगा, अगर सप्लाई आप कम करेंगे उसकी वजह से प्राइस आपका बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बिकॉज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, सो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर
Directly related. मानते हैं इस बात को? तो नाउ ड्रग्स बिकम्स एक्सपेंसिव, ड्रग्स बिकम्स एक्सपेंसिव। क्वांटिटी में देखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना। अब तो जितना एक्सपेंडिचर, चरसी चरसी बोल दूंगा उन लोगों को जो ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एडिक्ट है, वो लोग जितना पैसा खर्च करते थे अब उससे ज्यादा खर्च करना है उनको ड्रग्स के ऊपर। से ऐसा नो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? चोरी डकैती करके। चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, फिर हमको योगी साहब को बुलाना पड़ेगा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जब इकोनॉमी में होगा तो उससे क्राइम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 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 ड्रग्स एक्सपेंसिव हो गए हैं तो यहां से इकोनॉमी में क्राइम इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, ड्रग्स पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन अब जिस चीज का ट्रेड हो रहा है, जितनी क्वांटिटी कम हुई है लेकिन जितनी क्वांटिटीज का ट्रेड हो रहा है उसमें पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा एक्सपेंडिचर ज्यादा चाहिए। तो काम तो करते नहीं, दिन में चोरी करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो बेसिकली इकोनॉमी में क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमी के अंदर ड्रग्स इंट्रोडिक्शन की पॉलिसी लगाते हैं तो वो ड्रग्स कंट्रोल तो कर रहा है इकोनॉमी में, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसके ऑपोजिशन में Yes, sir. हिंदुस्तान की सरकार ने दूसरी पॉलिसी लॉन्च करी, दैट इज द ड्रग्स एजुकेशन। अभी ड्रग्स एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, पहले तो एजुकेशन कहते थे लेकिन अब थोड़ा वेस्टर्न कल्चर था, इट बिकम एजुकेशन। ठीक है, तो ये ड्रग्स एजुकेशन क्या है? कहते हैं जी हम कंज्यूमर को अवेयर करेंगे, कंज्यूमर की अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। मैं क्या मतलब है? कहता है कंट्रोल ऑन डिमांड, दैट इज आप डिमांड को कम करो। मैंने कहा कैसे करेंगे? कंपल्सरी वार्निंग, कोई सिगरेट की एड देगा, कंपल्सरी वार्निंग है, जब सब कुछ दिखा देगा पीते पीते सब कुछ, फिर लास्ट में बोलेगा साले धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग मतलब कैंसर होता है ना, ये बोल देगा। सिगरेट बेचने वाले के ऊपर मैंडेटरी है, साले के एक गंदी सी ऐसे फोड़े वाली एक कैंसर वाली फोटो छाप इसके ऊपर, ताकि जब भी बंदा सिगरेट का पैकेट ओपन करे सिगरेट पीने के लिए तो उसे दिखे दिस इज माई एंड। गेटिंग माई पॉइंट? मूवी देखने जाते हैं तो एक वो बैठा होता है, क्या नाम होता है उसका, सुरेश, रमेश, क्या नाम था, राजेश, नंदू। मुकेश। मुकेश। मुकेश ऐसे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद मुकेश का सिर्फ स्केलेटन रह जाता है ना। दिस इज बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राई टू अवेयर द कंज्यूमर्स ऑफ दिस ड्रग्स। किसी भी तरीके के ड्रग्स आप एडिक्ट है, इट कैन बी सिगरेट, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एडुकेट कर रही है, कंज्यूमर को अवेयरनेस की तरफ डाल रही है कि भाई ये करेगा तो ऐसे होगा। लोग पता है कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, ऐसे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है समझना ध्यान से। मान लीजिए आपके फादर साहब है, ठीक है, वो कोई एडिक्शन है किसी चीज को लेकर के, इधर सिगरेट या किसी भी चीज को लेकर के, आप बड़े हो गए हो, आप शायद अपने फादर को बोल नहीं पाओगे, एक आंखों की शर्म होती है, बट अगर आप छोटे होते, 4 साल के होते, 5 साल के होते, आपके फादर रोज एक सिगरेट का पैकेट लेते हैं, स्मोक करते हैं, और आपको इतने समझदार आप हो कि उस पर आप पढ़ पा रहे हो कि क्या है, आप बोलोगे ना पापा, डैडी, जो भी आप कहते हैं, हमारे घर में तो ऐसे बोलते हैं, पापा इससे तो कैंसर हो जाएगा। बोलोगे, छोटा बच्चा बोल दे, आप नहीं बोल पाएंगे। 4 साल की बच्ची होगी, 5 साल की बच्ची होगी, 6 साल की बच्ची होगी, बोल देगी पापा इससे तो कैंसर हो जाएगा। मूवी देखने के लिए अपने पापा के साथ दिखाया गया ना कि स्मोक कर रहा था और उसको ये प्रॉब्लम हुई, बोलेगी ना पापा आप भी स्मोक करते हो, आपको अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि आपकी डेथ होगी तो क्या होगा, आपको कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा। अगर इफ दैट फादर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, if he is a responsible person, there is a big probability he will reduce the consumption of cigarettes or even can quit. Getting my point, guys? इसीलिए ये प्रोग्राम Yes, sir. रन किया गया, इसीलिए ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में रन किया गया, एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल, and it is really very successful because we belongs to good families, we have knowledge, we have awareness, but in the people in the rural areas, all females, all males, teenagers, youngsters, old age persons are getting hookahs, वो हुक देसी हुक्का पी रहे हैं, आंटी दबा तबाकू खा रही है,
स्मोक करती है, बीड़ी पीते हैं लोग, है ना, करते हैं ना, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है इन चीजों की, उन्हें पता ही नहीं कि इसका अंत क्या है। तो जैसे जैसे एजुकेशन की हेल्प से हमने उनको बताया कि इसका अंत ये है, तो मेनी पीपल क्विट टबैको, बहुत सारे लोगों ने टबैको को क्विट किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब हमें चल इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। अगर ऐसा करके हम किसी को डराने में या समझाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है डिमांड क्या हो जाएगी जी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस जो है क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अगर डिमांड आप रिड्यूस करते हो तो उसकी वजह से प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रीजन वही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, सो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो अगर फिर भी साला किसी ने सोच ही रखा है कि मुझे मरना ही है, सोच रखा है मुझे मरना ही है, तो साले सस्ते में मर तू, फिर तेरा खर्चा भी कम लगेगा, सस्ते में निपट जा। नहीं मान रहा, समझा लिया तेरे को, नहीं कह रहा मरना ही है तो भाई मर जा फिर। उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा? क्राइम डिक्रीज होगा। नाउ दे हैव टू पे लेस अमाउंट ऑन द ड्रग्स। तो विच पॉलिसी इज बेटर फॉर द इकोनॉमी? ड्रग्स एजुकेशन और ड्रग्स इंट्रोडिक्शन? ड्रग्स एजुकेशन। एग्जैक्टली, यही बस इस केस स्टडी का मुद्दा था कि विच पॉलिसी इज बेटर। कहते हैं ड्रग्स एजुकेशन is better than the drugs introduction, because drugs introduction leads to increase in the crime rate, whereas drugs education leads to the decrease in the crime rate. और दो चार मर भी जाएंगे तो फिर अब जिनको जिसने ठान ही रखा कि भाई हमको मरना ही है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, राइट? So these are the 3 case studies which are given in chapter number 5 ManQ. Now the chapter number 5 is over. उसमें एक आध छोटी छोटी चीजें कभी पढ़नी होगी, उसमें से दे रखा होगा, तो we will discuss later, right? In the next class we'll start with a new topic. मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आपसे नॉर्मली बात करना चाहूंगा, लेकिन डोंट लीव द मीटिंग।